एंट्री त्रुटियां। आइए जानते हैं डेटाबेस त्रुटियों के बारे में। डेटाबेस प्रोग्रामिंग के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक डेटाबेस त्रुटियों को नियंत्रित करना है। डेटा एंट्री त्रुटियों में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे डेटाबेस त्रुटि प्रबंधन, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, डेटाबेस प्रयोग प्रबंधन, कड़ी सुरक्षा। किसी भी एप्लीकेशन में एक अनुभवहीन उपयोगकर्ता द्वारा डेटा क्षेत्रों में गलत जानकारी डालने या ऐसा रिकॉर्ड हटाना जाना जो नहीं हटाना जाना चाहिए आदि को रोकने के लिए एक त्रुटि रोकने वाला तंत्र होता है। एक अन्य त्रुटि संभवतः यह भी हो सकती है कि जब आप अपने एक ऐसे डेटाबेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वास्तव में मौजूद ही नहीं है। इस प्रकार की त्रुटियों को सामान्यतः डेटाबेस त्रुटि कहा जाता है। इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे डेटा गलत दर्ज करना, गलत क्षेत्र में डेटा को दर्ज करना, डेटा का दोहरीकरण। आइए जानते हैं डेटाबेस त्रुटि प्रबंधन के बारे में। इस चित्र में एक गलत डेटा को दर्ज किया हुआ दिखाया गया है। इसमें डेटा गलत दर्ज करना शामिल है। उदाहरण के लिए, किसी एक कॉलेज में विद्यार्थियों की जानकारी एक विशेष फॉर्म में दर्ज की गई है। इसमें गीता का विवरण सही दर्ज नहीं किया गया है। उसकी कक्षा बीए के बजाय एमबीए दर्ज की गई है। इस चित्र में गलत क्षेत्र में डेटा भरना दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, छात्र का विवरण गलत फील्ड में दर्ज किया गया है। इसका अर्थ यह है कि कक्षा के स्थान पर रोल नंबर दर्ज किया गया है। इस चित्र में डेटा का दोहरीकरण दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी की जानकारी 2 बार दर्ज की गई है और दूसरी तरफ दूसरे विद्यार्थी की जानकारी छूट गई है। आइए जानते हैं डेटाबेस एक्सेस प्रबंधन के बारे में। डेटा अखंडता, गोपनीयता और सुरक्षा के बढ़ते महत्व के कारण डेटाबेस प्रतिनिधि निगरानी और लेखा परीक्षण संगठनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। एक बड़ी संख्या में डेटाबेस पर कार्य करना आसान नहीं होता। एक डेटाबेस एक्सेस प्रबंधन सिस्टम से पता चल सकता है कि डेटाबेस तक पहुंच कितने व्यक्ति या किस किस उपयोगकर्ता के पास है। आइए अब हम जानते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के बारे में। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी शामिल है। कोई भी गलत कदम संगठन को भारी नुकसान कर सकता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यदि कोई भी सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो इससे डेटा खराब भी हो सकता है। इसके साथ डेटा एक्सेस करने की कुछ समस्याएं भी हैं। यदि एंटीवायरस ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ हो तो इससे डेटा के खो जाने या खराब होने का खतरा बना रहता है। आइए अब हम जानते हैं कड़ी सुरक्षा करने के बारे में। लगातार एक जैसी कड़ी सुरक्षा का होना उद्यम के सबसे मूल्यवान सुरक्षा नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। यह नेटवर्क की कमजोरियां और हमले की संभावना को कम करता है और आपके संगठन को हानि होने से बचाता है। अधिकांश सुरक्षा समाधान केवल उस सिस्टम के भारी एक्सेस को रोकते हैं जहां आपको संवेदनशील डेटा स्टोर होता है। सुरक्षा के लिए यह केंद्रित दृष्टिकोण आपके बुनियादी ढांचे को हमले से बचाता है। आइए जानते हैं डेटा की कड़ी सुरक्षा में क्या शामिल है। पहला, अनाधिकृत एक्सेस मतलब प्रयोग। सीमित एक्सेस प्रयोग। आइए अब हम जानेंगे अनाधिकृत उपयोग के बारे में। एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सर्वर
या कुछ दूसरे तरह के सिस्टम का उपयोग करने के लिए सामान्यतः एक पासवर्ड उपयोगकर्ता नाम की आवश्यकता होती है। यदि उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड गलत दर्ज करता है तो एक अनधिकृत उपयोग का संदेश प्रदर्शन हो जाता है। अब हम जानते हैं सीमित उपयोग के बारे में। यह एक ऐसी सेटिंग है जो आपकी निजी जानकारी और चीज़ों तक पहुंच को कम कर सकती है या आपका मित्रता का न्योता स्वीकार कर सकती है। तब आपके पास उस व्यक्ति की पहुंच को सीमित करने का विकल्प होता है। आइए जानते हैं एक स्वस्थ, सुरक्षित और खतरे से मुक्त कार्य वातावरण कैसे बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं विभाजन के बारे में। इस सत्र में आप निम्न के बारे में जान पाएंगे: आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, कार्यस्थल पर आपका कार्य। आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। आइए अब आपातकालीन निकास के विषय में कुछ प्रकाश डालते हैं। आपातकालीन निकास की आवश्यकता तब होती है जब इमारत में रहना सुरक्षित नहीं होता। प्रत्येक संगठन में आपातकालीन निकासी प्रक्रिया होती है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कर्मचारियों, ग्राहकों या जनता को धमकी देना, किसी कार्य को बाधित करना या बंद कर देना, शारीरिक या पर्यावरण क्षति का कारण बनना। आइए जानते हैं निकासी की कुछ शर्तों के बारे में। निकासी की आवश्यकता वाली आपातकालीन स्थितियों में कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे आग, विस्फोट, बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, जहरीले पदार्थ का फैलाव, नागरिक उपद्रव। अब हम जानेंगे मेडिकल आपातकालीन स्थिति के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति आपात स्थिति के लिए योजना बनाता है। यही कारण है कि हम लोग अपने पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर व्यक्ति बहुत तनाव और शारीरिक गतिविधि में रहता है। आइए जानते हैं एक मेडिकल आपातकालीन स्थिति को किस प्रकार संभाला जाए। एक चिकित्सक आपातकाल या आकस्मिक चोट या चिकित्सीय कमी होती है जो गंभीर होती है। एक मेडिकल आपातकालीन स्थिति में कभी-कभी आपातकालीन सेवाओं के लिए कॉल करने से पहले आपके तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मेडिकल आपात स्थिति कोई भी समस्या या स्थिति हो सकती है, जैसे बीमारी, बेहोशी, दुर्घटनाएं जैसे झटका, मांसपेशियों के ऐंठन, फ्रैक्चर, आग, अन्य खतरनाक स्थितियां, सुरक्षा का उल्लंघन। आइए जानते हैं मेडिकल आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाने या पीने को ना दें। व्यक्ति को नियंत्रित करें। पीड़ित व्यक्ति के चेहरे या किसी द्रव्य के छींटे मारना। पीड़ित को दूसरे स्थान पर ले जाना जब तक पीड़ित के लिए चिकित्सा सुविधा ना आ जाए। बेहोशी। बेहोशी थोड़ी देर के लिए होश खो जाना है, जो कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की अस्थायी कमी के कारण होता है। होश के खो जाने के कारण व्यक्ति हताश होकर सतह पर गिर जाता है। इससे त्वचा पीली और ठंडी पड़ जाती है तथा पसीना भी आने लगता है। बेहोशी के कारण कम रक्त दबाव, नींद की कमी, अधिक थकावट, तनाव। अब हम जानेंगे बेहोशी के लिए प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। पीड़ित को उसकी पीठ के बल लेटा दें और उसकी टांगों को ऊपर छाती की तरफ लेकर आएं। पीड़ित के वायु मार्ग को जांचें कि वह खुला है। सांस लेने, खांसने या हलचल के लक्षणों को जांचें। कपड़ों को ढीला करें। यदि 1 मिनट में होश नहीं आता है तो आपातकालीन मेडिकल सेवाओं को कॉल करें। सर्दी, यह वायरस या मौसम के आए बदलाव के कारण होती है। जुखाम के लक्षण: बुखार, सरदर्द, तेज दर्द और थकान, गंभीर खांसी। इलाज: पास के क्लिनिक में लेके जाएं।
आइए जानते हैं दुर्घटना की स्थिति में क्या किया जाए। खून बहना, सीधे दबाव पट्टी के प्रयोग से घाव पर दबाव डालें। रक्तस्राव को कम करने के लिए घाव को उठाएं। जब आवश्यक हो, रक्तस्राव को कम करने के लिए अतिरिक्त दबाव लगाएं। झटका या शॉक, झटका तब लगता है जब संचालन तंत्र विफल हो जाता है और ऊतकों तक कम ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर ऐसी स्थिति में शीघ्र इलाज नहीं किया गया तो महत्वपूर्ण अंग विफल हो सकते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव कम करने के लिए प्रभावित मांसपेशियों को खींचें या स्ट्रेच करें। तनाव वाली मांसपेशियों की मालिश करें। उस हिस्से को नरम गर्मी प्रदान करें। यदि खिंचाव बरकरार है तो चिकित्सा सहायता लें। आराम करें और हलचल व गतिविधियों को कम करें जो दर्द का कारण बन सकती है। दर्द व सूजन को कम करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करें। एक लोचदार पट्टी या अंगोछा पहनने से हल्का दबाव या सूजन कम करने की मदद मिलती है। क्षतिग्रस्त भुजा को हृदय के स्तर के ऊपर उठाने से दर्द व सूजन में कमी आती है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हड्डी की निरंतरता के साथ एक जोड़ या दरार के समान होता है। विस्थापन, जोड़ उखड़ना। विस्थापन एक या अधिक हड्डियों को जोड़ से हटाना है। आमतौर पर यह कंधे, कोहनी, अंगूठे, उंगलियों और निचले जबड़ों में होता है। जोड़ उखड़ने और फ्रैक्चर के लिए प्राथमिक चिकित्सा इस प्रकार है। प्रभावी हिस्से को स्थिर कर दें। प्रभावी हिस्से को पूर्ण तरीके से रोक लें। एक कपड़े का उपयोग एक सीलिंग की तरह करें। एक बोर्ड का उपयोग स्लिंग की तरह करें। पीड़ित को ध्यानपूर्वक स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करें। डॉक्टर को बुलाएं। अब जानते हैं आग लगने की स्थिति में क्या किया जाए। यदि आपको आग का पता लगता है या अगर आप आग का अलार्म सुनते हैं तो पहली प्राथमिकता सुरक्षित रूप से बाहर निकलना है। एक बार इमारत से निकलने और सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के बाद आपातकाल को रिपोर्ट करें और इसके साथ में यह कार्य भी करना चाहिए। सभी फायर अलार्म को गंभीरता से लें और इमारत को तुरंत छोड़ दें। रुके मत। हैंडल्स को छू कर देखें। यदि वह गर्म है तो उन्हें ना खोलें। कमरे से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढें। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो सहायता के लिए संकेत दें। अपने पीछे के दरवाजे बंद कर दें। जहां धुआं ना गया हो वहां हवा साफ और ठंडी है, वहीं जाएं। हमेशा अपने नज़दीकी बाहरी निकास या सीढ़ियों का प्रयोग करें। कभी भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें। यदि अलार्म आपके रास्ते में है तो खींच दें। एक बार बाहर आने के बाद वापस अंदर ना जाएं। यदि आपके कपड़ों में आग लग गई है तो रुकें और उन्हें उतार दें। किसी भी जले हुए भाग को तुरंत पानी में ठंडा करें और चिकित्सा सहायता लें। आइए जानते हैं सुरक्षा के उल्लंघन के बारे में। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि संगठन के डेटा की अखंडता और सुरक्षा समझौता को हानि पहुंचाता है। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां डेटा सुरक्षा का उल्लंघन हो तो इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दें। किसी भी कॉल सेंटर या सर्विस सेंटर के लिए डेटा सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। किसी भी कॉल सेंटर या सर्विस सेंटर के लिए डेटा सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। यदि आपको डेटा उल्लंघन का पता चला है तो आपके लिए अलार्म बजाना महत्वपूर्ण है। आपको संगठन द्वारा निर्धारित डेटा सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना और प्रोत्साहित करना चाहिए। एक कर्मचारी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने संगठन के वर्तमान स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा नीतियां व प्रक्रियाओं का अनुपालन करें। संगठन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा नीतियां और प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की उल्लंघन की रिपोर्ट नामित व्यक्ति को करें। कभी ऐसे खतरे जिसे आप सुरक्षित,
सक्षम और अपने अधिकार सीमाओं में रहकर ठीक कर रहे हैं, उसे पहचानें और ठीक करें। ऐसे किसी खतरे जिसे आप निपटने में सक्षम नहीं हैं, तो आप संगठनात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुरूप संबंधित व्यक्ति को रिपोर्ट करें और चेतावनी दें। अपने संगठन की आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को तुरंत, शांति से और कुशलतापूर्वक पालन करें। आइए जानते हैं आपके कार्यस्थल की आवश्यक वस्तुओं के बारे में। कार्यालय फर्नीचर, ठीक करने योग्य और सहायक कुर्सियां, एक पैरदान के साथ निश्चित ऊंचाई वाले डेस्क या एक समयोजय डेस्क। मॉनिटर, स्क्रीन का ऊपरी भाग आंख के स्तर पर या उससे कम हो। मॉनिटर की स्थिति चमक और प्रतिद्वंद कम करने योग्य हो। आसन में लगातार बदलाव और बैठने में नियमित विराम। पर्याप्त काम करने की जगह, कार्यक्षेत्र में घुसने, बाहर निकलने और आसान से लगातार बदलाव करने की अनुमति लेने लायक क्षेत्र उपलब्ध हो। निजी वस्तुओं और काम के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए संग्रहण हो। अब हम जानेंगे कार्य वातावरण में शामिल तत्वों के बारे में। संतोषजनक तापमान, ज़्यादा शोरगुल ना हो, अच्छी रोशनी, हवा की अच्छी गुणवत्ता। कार्य समय पूरी तरह संगठन पर निर्भर करता है। भाषा कौशल। विभाजन, इस मॉड्यूल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। पढ़ने का कौशल। आइए जानते हैं पाठन कौशल क्या है। पढ़ना उन विशिष्ट क्षमताओं को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से पढ़ने और संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पाठन कौशल का महत्व। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास प्रभावी पाठन कौशल होना महत्वपूर्ण है, जिससे वह डेटा को पढ़कर सिस्टम में उसकी एंट्री तीव्र गति से कर सके। यह सिस्टम में दर्ज किए गए डेटा की सटीकता को बनाए रखने में सहायता करता है। अब हम जानेंगे 3 तकनीकियों के बारे में जो प्रभावी पाठन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अवलोकन, स्कैनिंग। स्कैनिंग का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी दिए गए पाठ के किसी विशिष्ट जानकारी की तलाश करनी है। स्कैनिंग के लिए आपको जो जानकारी चाहिए उसे चयनित हिस्से में जल्दी से देख लें और केवल उसी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब आपको वांछित जानकारी मिल जाए, पढ़ना रोक दें। स्कैनिंग पढ़ने का तेज तरीका है जिसमें हर एक विवरण पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्किमिंग, जब आप एक पढ़ने के गद्यांश को स्कीम करते हैं तो आपको उसमें भी सभी आवश्यक जानकारियों को निकालना पड़ता है। किसी भी गद्यांश को स्कीम करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ें, पूरा आखिरी पैराग्राफ पढ़ें और प्रत्येक अतिरिक्त पैराग्राफ की पहली पंक्ति पढ़ें। ऐसा करने से आप गद्यांश का विषय पहचानने में सक्षम होंगे। अब जानते हैं विस्तार में पढ़ना। यह तरीका बहुत ही धीमा होता है। इसमें व्यक्ति शुरुआत से अंत तक पढ़कर अंतिम चरण पर पहुंचता है। जब आप विस्तार में पढ़ते हैं तो आपको प्रत्येक वाक्य को पढ़ना होगा, लेकिन आपको प्रत्येक शब्द के अर्थ को नहीं खोजना चाहिए। यहाँ तक कि मूल वक्ता भी पढ़ते समय अज्ञात शब्दों के अर्थ समझते हैं। गतिविधि, पढ़ने का कौशल, आईसीटी उद्योग। लिखने का कौशल। आइए जानते हैं लिखने के कौशल के बारे में। लिखने का कौशल वह माध्यम है जो भाषा के संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाता है। लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण कौशल है। अच्छा वेतन कौशल अधिक दर्शकों के सामने और टेलीफोन पर अपनी बात को कहने में अधिक स्पष्टता और आसानी के साथ करने की अनुमति देता है। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेखन कौशल का महत्व।
एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आप अपने लेखन का उपयोग संदेश लिखने, रिपोर्ट और कार्य पर प्रभावी संचार के लिए करेंगे। प्रभावी रिपोर्ट लेखन कई नौकरियों से पूर्व अपेक्षित है। एक डीईओ के रूप में आपके पास प्रभावी लेखन कौशल होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन में आप अक्सर दूसरों के साथ मेल या लिखित रिपोर्ट के माध्यम से संवाद करेंगे। अच्छा लेखन कौशल आपकी इस प्रकार सहायता करता है। अच्छी शब्दावली, स्पेलिंग और व्याकरण का सर्वोच्च ज्ञान और त्रुटि मुक्त डेटा को बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें मेल, रिपोर्ट आदि को लिखने में सहायता मिलती है। यह साथ ही प्रबंधन के साथ आंतरिक बातचीत करने में मदद करता है। जब भी आप लिख रहे हों, यह महत्वपूर्ण है कि योजना बनाएं, व्यवस्थित रहें और तब लिखें। सभी जानकारी को एकत्र करें। निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण चीज है। किस जानकारी को चुनना है और किसे छोड़ना है, इसका निर्णय लें। जानकारी को तार्किक रूप से समूहबद्ध करें। एक संक्षिप्त लेखन के लिए आपको अनावश्यक शब्दों को छोड़ना पड़ता है, वाक्यों को जोड़ना पड़ता है, दोबारा लिखना पड़ता है। अब हम एक गतिविधि करते हैं। आप सब लोग अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए कुछ वाक्य लिखें। धन्यवाद।